हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें परमाणु के बारे में पढ़ा था कि परमाणु का अस्तित्व क्या है और परमाणु के जो मूलभूत कण है उसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो अणु हमने देखा था पिछले वीडियो में, उसकी परिभाषा हमने देख ली थी कि अणु क्या होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अणु के प्रकार। तो अणु है वो कितने प्रकार का होता है, प्रकृति में कितने रूप में व्याप्त होता है। तो अणु को सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। किस रूप में? परमाणुओं की उपस्थिति के आधार पे। परमाणु की उपस्थिति के आधार पर अणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। तो अणु में कितने परमाणु है उसकी उपस्थिति के आधार पर अणुओं को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, यदि हम इसको बांटे तो हम बांटेंगे तत्वों के अणु। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे तत्वों के अणु, और सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु। तो पहला हमने पढ़ा तत्वों के अणु और सेकंड हमने पढ़ा यौगिकों के अणु। अब इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। तत्वों के अणु कौन से होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, उनको हम उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलने वाले अणु। तो एक ही प्रकार के या एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलने वाले अणु। तो एक ही प्रकार के जो तत्व है या एक ही तत्व के परमाणुओं के आपस में मिलने से जो अणु बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्वों के अणु, इनको हम कहते हैं। अब हमें पता है कि जो धात्विक तत्व होते हैं, धात्विक तत्वों में परमाणु, धात्विक तत्वों में परमाणु और अधात्विक तत्वों के परमाणु, अधात्विक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो हमने पहले क्या जाना? तत्वों के अणु क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणुओं के आपस में मिलने से जो अणु बनते हैं उन्हें तत्वों के अणु कहते हैं। जैसे धातुओं के परमाणु और अधातु के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अब हम धातु और अधातु के आधार पे अणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। धातु व अधातु के आधार पर अणुओं के प्रकार। तो धातु और अधातु के आधार पर जो अणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु के अणु। धातु के अणु जिसमें हम सिर्फ और केवल धातु की है उसकी बात करेंगे। तो धातु के अणु क्या होते हैं? एक ही प्रकार के धातुओं, जैसे हम लिख सकते हैं एक ही प्रकार के धातु के परमाणु जब आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं तो उसे धातु के अणु कहते हैं। ध्यान से सुना, एक ही प्रकार के धातु के जब परमाणु आपस में मिलके जो अणु बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? धातु के अणु कहते हैं। अब उसके बाद में इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये जो धातु के जो तत्व होते हैं, धातु के जितने भी तत्व हैं लगभग, वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में अस्तित्व में रह सकते हैं।
या हम बोल सकते हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में है। एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद में जैसे हम लिख सकते हैं Ag, चांदी, Au। तो ये जो धातु है, तो ये धातु के क्या है, अणु। और धातु के अणु हमने पहले भी पढ़ा था। अब इसमें अनेक धातु के परमाणु आपस में पुंज के रूप में व्यवस्थित होके किसका निर्माण करते हैं, धातु के अणु का निर्माण करते हैं। अब अगला जो आता है वो आता है अधातु के अणु। अधातु के अणु क्या होते हैं, यानी अधातु जब दो या दो से अधिक अधातुएं आपस में मिलती है तो जो अणु बनता है उस अणु को हम क्या बोलते हैं, अधातु के अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणु, जैसे ऑक्सीजन का अणु, हाइड्रोजन का अणु। अब इसमें देखना, ऑक्सीजन O2 H2। अधातु के अणु जब दो या दो से अधिक अधातुएं आपस में मिलकर जिस अणु का निर्माण करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु के अणु। जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर जिस अणु का निर्माण करते हैं उसे अधातु के अणु या ऑक्सीजन का अणु कहते हैं। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो H2 का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अधातु के अणु। इसको हम सामान्यतः बोल सकते हैं। और ये जो अधातु के अणु है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कुछ अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिकों के रूप में इनकी उपस्थिति है वो देखने को मिलती है, इनकी उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो धातुओं के अणु के साथ जितने भी जो अधातु के अणु हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से हम देख सकते हैं ये संयुक्त रूप से है। लेकिन कुछ अधातु ऐसी है, जैसे कार्बन। कार्बन एक ऐसी अधातु है कि इसके जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से, तो प्रकृति में जो कार्बन है तो कार्बन के अनेक अणु पुंज रूप में व्यवस्थित होते हैं। पुंज के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि कार्बन एक अपवाद स्वरूप इसको हम ले सकते हैं। कार्बन जो है वो एक अधातु है, लेकिन अधातु होने के कारण ये परमाणुओं के समूह के रूप में नहीं पाया जाता है, केवल कार्बन परमाणु के रूप में ये प्रकृति में व्याप्त होता है। और इसमें अनेक कार्बन परमाणु मिलते हैं और मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात अधातु के अणु का निर्माण वो जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा तत्वों के अणु। तो तत्वों के हमने अणु में देखा धातु और अधातु तत्वों के अणु। तो जिसमें हमने धातु के अणु और अधातु के अणु उसको अच्छे से समझा। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है परमाणुकता। परमाणुकता होती क्या है, इसके बारे में अगले पॉइंट में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो परमाणुकता, एटॉमिसिटी या परमाणुकता है क्या, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो आता है परमाणुकता, एटॉमिसिटी। परमाणुकता, एटॉमिसिटी। अब इसमें देखो ये परमाणुकता होती क्या है, तो इसको यदि हम परिभाषित करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया HCl, ठीक है, या मैंने लिख दिया O2। जब इसको यदि हम परिभाषित करने की बात आती है तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं इस उदाहरणों के द्वारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
किसी अणु में उपस्थित, ध्यान से सुनना, ये HCl एक अणु है, ये भी क्या है, एक अणु है। किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं या तत्व की परमाणुकता कहते हैं। जैसे मान लो HCl है, तो HCl में दो प्रकार के परमाणु, एक तो H है यानी हाइड्रोजन, और एक क्या है, क्लोरीन। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया O2। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो अणु में उपस्थित परमाणु, तो अणु में परमाणु कितने उपस्थित हैं, 2, तो ऑक्सीजन या O2 की परमाणुकता कितनी होगी, कितनी होगी, 2 होगी। अब जैसे मैंने HCl लिख दिया, अब HCl में आपसे पूछे कि भाई बताओ हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, इसमें कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 1, किसकी, हाइड्रोजन की। और इसी में आपसे पूछ ले क्लोरीन की परमाणुकता बताओ, तो कितनी होगी, देख के बताना है। तो क्लोरीन के परमाणुकता क्लोरीन के कितने परमाणु, इसमें 1 परमाणु, तो क्लोरीन की जो परमाणुकता है वो भी कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो इस प्रकार हम परमाणुकता को परिभाषित कर सकते हैं, या किसी अणु में उपस्थित निश्चित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे आपसे एक उदाहरण पूछा, जैसे मान लो O3, अब बताओ इसमें परमाणुकता कितनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती है। तो इस प्रकार हम परमाणुकता जो है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि इस अणु की संरचना में परमाणु की संख्या के आधार पर हम परमाणुकता को किस रूप में पढ़ सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी अणु में कितने परमाणु है उसकी संख्या के आधार पर इनको निम्न भागों में बांट सकते हैं। निम्न भागों में बांट सकते हैं। तो परमाणुकता, तो हम अणु में कितने परमाणु हैं उसके आधार पे हम अणु को या जो परमाणु है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है 1 परमाणु, 1 परमाणु। उसके बाद में द्वि, फिर त्रि, सेकंड हम पढ़ेंगे द्वि परमाणु, थर्ड हम पढ़ेंगे त्रिपरमाणु। उसके बाद में जैसे हम देख सकते हैं चतुर्परमाणु और बहु परमाणु, चतुर्परमाणु, और 5 हम देखेंगे बहु परमाणु। तो इस प्रकार हम इसको 5 भागों में बांट के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है 1 परमाणु। तो 1 परमाणु क्या होते हैं, तो 1 परमाणु अणु सामान्यतः अणु में उपस्थित 1 परमाणु अणु। 1 परमाणु अणु किसे कहते हैं, एक ही परमाणु से बनने वाले अणु। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु। जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर
अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे आर्गन, हीलियम, उसके बाद में जैसे कार्बन, ये क्या है, एक परमाणु अणु। क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक परमाणु अणु। सेकंड आती है द्विपरमाणु अणु। अब द्विपरमाणु अणु में क्या होता है, दो प्रकार के परमाणु, दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो उसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम देखते हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। जैसे O2, क्लोरीन, H2 और N2। अब इसमें देखो, दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु या क्लोरीन के दो परमाणु या हाइड्रोजन के दो परमाणु या नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु अणु इसको कहते हैं। थर्ड आता है त्रिपरमाणु अणु। त्रिपरमाणु अणु में तीन परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जब तीन परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे ओजोन, जैसे क्या होता है, ओजोन, ओजोन क्या होगा, O3। तो O3 है तो इसमें ऑक्सीजन देखना है, इसमें कितने परमाणु है, तीन परमाणु आपस में जब मिलते हैं अणु का निर्माण करते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, त्रिपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। चतुर्परमाणु अणु, जब चार परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, जब चार परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो उसे चतुर्परमाणु अणु कहते हैं। जैसे P4 फॉस्फोरस, P4 फॉस्फोरस। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें बहुपरमाणु। तो बहुपरमाणु का मतलब जब अनेक परमाणु, जब अनेक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। बहुपरमाणु अणु जो होते हैं उसको यदि हम उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे O3 है, उसमें अनेक में कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक जब भी आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनेक। O3 ओजोन है। उसके बाद में जैसे हमने अभी लिखा P4, उसके बाद में यदि हम लिखना चाहें तो S8 यानी सल्फर के जब 8 परमाणु मिलते हैं तो ये बहुपरमाणु अणु जो है उसका उदाहरण है। अब हमने तत्व के अणु पढ़े, उसको अच्छे से जाना, और अब हम अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं यौगिकों के अणु। तो यौगिकों के अणु अगला हमारा जो सेकंड इसमें रहेगा, अणु के प्रकार में तत्वों के अणु हमने देखे, और अब होगा यौगिकों के अणु। तो यौगिकों के अणु को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसकी परिभाषाओं को हम आगे देखते हुए समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगा अगला सेकंड, यौगिकों के अणु। अब यौगिकों के अणु है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, उसे यौगिकों के अणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे यौगिकों के अणु कहते हैं। तो उसे यौगिकों के अणु कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित किस रूप में करेंगे? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और जो अणु बनाते हैं, तो उस अणु को हम क्या बोलते हैं? यौगिकों का अणु कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं, जैसे जल का अणु। जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2, हमें पता है। अब जल के अणु में हाइड्रोजन, अब इसमें देखो भिन्न भिन्न तत्व है, तो कौन कौन से तत्व है इसमें? एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और निश्चित अनुपात में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो उसे हम यौगिकों के अणु के नाम से इसको कहते हैं। तो इसमें एक तो अनुपात के रूप में हम देखेंगे परमाणुओं का अनुपात, और एक इसमें हम देखेंगे इसका द्रव्यमान कि भाई जो जल के अणु है उसमें उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो उसका अंतर्गत हम देखेंगे। एक तो परमाणुओं के अनुपात के आधार पे, परमाणुओं का अनुपात, और एक इसमें देखना है द्रव्यमान का अनुपात। द्रव्यमान का अनुपात। तो इन दो अनुपातों को हम लेते हुए इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें जल का अणु H2O, परिभाषा क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जिसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है और उसके द्रव्यमान का अनुपात भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो ऐसे यौगिकों जब अणु बनता है तो उसे हम यौगिकों के अणु कहते हैं। जैसे जल, अब ध्यान से देखना, जल जो होता है उसमें एक तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का परमाणु, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना है? देखो 2:1। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु 2:1 में जुड़ के यौगिकों का अणु बनाते हैं। इसी प्रकार यदि इसके द्रव्यमान के अनुपात की बात करें, तो द्रव्यमान का अनुपात में ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु है वो एक निश्चित द्रव्यमान में, निश्चित द्रव्यमान का मतलब 1:8 में, हाइड्रोजन जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित द्रव्यमान का अनुपात अर्थात 1:8 में जब जुड़ते हैं तो जो अणु बनता है, तो उस अणु को हम क्या बोलते हैं? यौगिकों का अणु अर्थात जल का अणु हम इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें जल का अणु H2O, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, तथा इस अणु में उन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अर्थात इस अनुपात में ये परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? जल के अणु का निर्माण करते हैं। सेकंड हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया के बारे में आप देख सकते हैं NH3, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2-3 उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे थर्ड हम लिखते हैं CO2। अब इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अमोनिया NH3। अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के।
अर्थात इसमें 1:3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं और नाइट्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। और इस अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ध्यान से देखना, कितना होता है? 14:3 होता है। कितना होता है? 14:3। अर्थात नाइट्रोजन के परमाणु 3:1 में तथा इनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 14:3 होता है, जिसमें जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रोजन के जो अणु है उसका निर्माण करते हैं। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है। अर्थात 1:2 में कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाते हैं। बात करें इसके द्रव्यमान की, इसका द्रव्यमान का अनुपात, तो हमें पता है कार्बन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और इसके 2 परमाणु हैं तो कितने हो गए? 32। जब इसको हम काटते हैं तो हम काट सकते हैं, जैसे ये 6 और ये 16 और उसके बाद में ये 3 और ये 8। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान होता है, परमाणुओं का द्रव्यमान, वो कितना होता है? 3:8। अर्थात 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करते। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जाना अणु है, अणु के प्रकार, उसको अच्छे से जाना कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु हमने अच्छे से पढ़े। अगर ये हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जितने भी हम परमाणु द्रव्यमान वगैरह निकालते हैं उसको आसान हो जाएगा समझना, और रासायनिक सूत्र है उसके निर्माण किस प्रकार होते हैं उन सबको एकदम हम अच्छे से समझ सकते हैं।